Good evening, everybody. Bache, are you able to hear my voice clearly? आवाज क्लियर सुन रही है सबको? Okay, चलो. So, bache, in the previous class we had started up with the chapter of electricity. Electricity का chapter हमने start किया था. And bache, in the previous class we had discussed electric current. We discussed the formula I is equal to Q by T, and then standard unit by which we measure electric current. Then we also talked about concept of electric potential and potential difference. ये concept हमने पढ़ा था. We talked about formula V is equal to W by Q, standard unit that is volt, and its definition. तो बच्चे ये last portion था जो हमने complete किया था in the previous class. फिर कुछ numerical थे simple जो हमने किए थे. All right. अब बच्चे आज हम क्या करेंगे? We'll be moving ahead. We'll be talking about circuit diagrams. Some common circuit symbols हम कैसे यूज करके circuit diagrams बनाते हैं, and then we'll be quickly going through Ohm's law, its applications. All right. तो बच्चे सबसे पहले I'll be just using your NCERT book. These are some of the basic concepts that you might have already done in your class. तो बच्चे सबसे पहले what is a circuit diagram? Circuit diagram क्या होता है? बच्चे when you talk about circuit diagram, it is actually a representation of your electric circuit. ये क्या करता है? It represents your electric circuit. Representation of your electric circuit. हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. तो बच्चे सर्किट डायग्राम में हम बहुत सारे सिंबल्स भी यूज करते हैं which are commonly known as electrical components. But first of all, let's quickly write down definition of an electric circuit. Electric circuit क्या होता है? अच्छा, when you talk about electric circuit, ठीक है? What is electric circuit? अच्छा, whenever you talk about flow of electric current, आपने घर पे देखा होगा we have wiring, बहुत सारे electrical devices भी लगे होते हैं. तो बच्चे जब भी हम करंट की बात करते हैं, करंट रिक्वायर्स अ पाथ इन विच इट कैन फ्लो. तो जनरली ये जो पाथ होता है बच्चे किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड पाथ, द क्लोज्ड or you can say continuous, the closed path in which current flows. Okay, simply put बच्चे ये वो पाथ है जो करंट लेता है फ्लो करने के लिए. बच्चे where do we see flow of current? We see flow of current in conductors. इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू करंट फ्लो करता है. अगर आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिकल वायर से, उसमें करंट फ्लो करेगा. पर बच्चे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं है, अगर आपके पास वायरिंग नहीं है और सारा जो मटेरियल आपके पास है वो इंसुलेटर है, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा? अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है तो उसमें क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं, फ्लो नहीं करेगा. तो हम क्या करते हैं? वी यूज कंडक्टर्स लाइक मेटालिक वायर्स और अप्लायंसेस. उनको कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं जिसके थ्रू करंट क्या कर सके? फ्लो कर सके. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए हम कुछ दो कॉमन टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे. फर्स्ट इज ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओपन सर्किट? व्हाट इज ओपन सर्किट? ये कौन सी कंडीशन होती है सर्किट की? when the current is flowing or when the current is not flowing through the circuit. ये आपने टर्म पढ़ा होगा क्लास में. ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है? is current flowing or is current not flowing? Okay, Alok has put up a big cross. So what I understand from that is कि उसमें current flow नहीं हो रहा. What is open circuit? Open circuit means the switch is off. स्विच ऑफ है या सर्किट में कोई ब्रेक है.
ओके, तो स्विच ऑफ, व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग। या तो वायर में कोई ब्रेक है, या कोई अप्लायंस खराब हो गया है, या स्विच ऑफ है, सो करंट इज नॉट फ्लोइंग। ओपन सर्किट मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग। मेनी अ टाइम्स बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट से उनको ऐसा लगता है कि उस सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला। तो हमें लगता है कि करंट फ्लो हो रहा है, पर बच्चे ओपन सर्किट का मतलब है देयर इज अ गैप, सर्किट में कहीं गैप है। और वो गैप कैसे क्रिएट होगा बच्चे? या तो आप स्विच को ऑफ कर दो, या वायर को काट दो, या कोई अप्लायंस खराब हो जाए जो आपने सर्किट में लगाया है, तो करंट फिर फ्लो होना बंद हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ओपन सर्किट। सिमिलरली बच्चे, अगर आप करंट फ्लो होता हुआ देखोगे तो वो कंडीशन क्या होगी? क्लोज्ड सर्किट। ओके, अब बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट मींस द स्विच इज ऑन, द स्विच इज ऑन, एंड इस कंडीशन में क्या होगा? करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट। ऑलराइट बच्चे, क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है और स्विच जो है वो ऑन है। ओके, क्या ये दो टर्म्स क्लियर हैं सबको? ओपन सर्किट मींस द स्विच इज ऑफ, करंट इज नॉट फ्लोइंग। क्लोज सर्किट मींस द स्विच इज ऑन एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऑलराइट, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सर्किट डायग्राम्स। एंड बच्चे सर्किट डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको यूज करके हम क्या करते हैं? वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हम सर्किट डायग्राम्स बना के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, या न्यूमेरिकल्स में उनको बनाते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्किट। सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। तो बच्चे इसमें कुछ कॉमन सिंबल्स हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय वन लॉन्गर लाइन। एक लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर लाइन है, और इसको ऐसे हमने बनाया है। अब अच्छा, व्हाट इज दिस लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंटिंग? द लॉन्गर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। जो आप ऐसे लॉन्ग लाइन बनाओगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव टर्मिनल, एंड शॉर्टर लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल। ऑलवेज रिमेंबर कि पेयरिंग को करेक्ट करिए। पेयरिंग ऑफ द सेल शुड बी करेक्ट। ऐसे नहीं करना, अगर आप सेल को ऐसे बना दो, दिस इज रॉन्ग। दोनों टर्मिनल सेम लेंथ के नहीं होने चाहिए। एक टर्मिनल लंबा रखेंगे, एक शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि बच्चे सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दिस इज द करेक्ट वे। देन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच इज नोन एज बैटरी। अब बच्चे व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग अ कॉम्बिनेशन, इधर भी टर्मिनल की पेयरिंग सही होनी चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड सो ऑन। टर्मिनल्स की पेयरिंग करेक्ट करिए। अगर टर्मिनल्स की पेयरिंग करेक्ट नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे एनसीईआरटी में तो ऐसे लाइंस लेके हमने ड्रॉ किया हुआ है, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट इन दिस वे। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? टर्मिनल्स की पेयरिंग करेक्ट करनी है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इट इज नोन एज बैटरी। फिर है बच्चे प्लग की और स्विच। बच्चे दिस इज ऑल्सो कॉमन अप्लायंस, और यू कैन से कंपोनेंट दैट वी सी इन लैब्स। फिजिक्स लैब में ये बहुत कॉमन होता है। इसके अंदर ऐसे एक सॉकेट होता है जिसमें हम की इंसर्ट कर देते हैं। इट इज एक्टिंग लाइक अ स्विच, एक्टिंग लाइक अ स्विच। तो बच्चे अगर आप यहां देखो, प्लग की और स्विच ओपन, दिस मीन्स सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट। व्हेन द की or switch is open, it represents, oh just a minute, yes, यहां मैंने एक टर्मिनल मिस कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। पेयरिंग शुड बी करेक्ट। तो ये बैटरी है, मैंने एक टर्मिनल मिस कर दिया था।
ओके, तो बच्चे इफ यू लुक एट कंपोनेंट नंबर 3, प्लग की और स्विच, यहां स्विच को बोला गया है ओपन, तो दैट मींस द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड करंट इज नॉट फ्लोइंग। प्लग की और स्विच क्लोज्ड, यहां बीच में डॉट दिखाया है, यहां सर्किट कंप्लीट है, करंट इज फ्लोइंग। बच्चे आप स्विच को एक और तरीके से दिखा सकते हो, यू कैन सी शो स्विच इन वन मोर वे, ऐसे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सर्किट इज कंप्लीट, स्विच इज ऑन। दूसरा तरीका ऐसे है, दिस मीन्स स्विच इज ऑफ। तो बच्चे स्विच आप ऐसे दिखा सकते हो, ऑलराइट। ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, की। इज थर्ड एंड फोर्थ क्लियर? स्विच कैसे दिखा सकते हैं हम, अगर ओपन दिखाना है तो उसको गैप दिखा दो, अगर उसको क्लोज दिखाना है यू विल कनेक्ट इट। देन वायर जॉइंट, दिस इज समथिंग बच्चे आपने नहीं देखा होगा अपने सर्किट डायग्राम्स में। वायर्स को आप ओवरलैप करके भी बना सकते हो, इफ दे आर नॉट ज्वाइनिंग विद ईच अदर दे आर ओवरलैपिंग, ये कंडीशन भी होती है सर्किट में। देन बचे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सबसे कॉमन सिंबल ऐसे है, इसको ऐसे बना सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब। देन वी हैव रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। अभी बचे जस्ट आफ्टर दिस विल बी डूइंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो बचे दिस zigzag लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टर, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो बच्चे एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अप्लायंसेस और लोड जो हम सर्किट में लगा सकते हैं। देन वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टैट। बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टैट, ये दो ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको हम यूज करके क्या करते हैं, वोल्टेज को वेरी करते हैं। वोल्टेज इज वेरीड, सर्किट में बैटरी आपने लगा दी पर आप वोल्टेज चेंज करना चाहते हो, तो कैसे चेंज करेंगे, विद हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। इनको यूज करके हम सर्किट में वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इनकी भी यूटिलिटी है बच्चे, ओम्स लॉ में इसको पढ़ेंगे। देन यू हैव एमीटर, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्टमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। अगेन बच्चे यू विल सी टर्मिनल्स हियर, प्लस माइनस, इनका बड़ा ध्यान रखना होता है बच्चे, बैटरी जिस तरीके से आपकी कनेक्टेड है उस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, we'll just draw a simple circuit to understand how these components are connected. अब बच्चे let's say you have a bulb, एक बल्ब है आपके पास। अब बच्चे इस बल्ब के साथ आपको क्या करना है, सीरीज में एमीटर कनेक्ट करना है, तो यहां मैंने एमीटर लगा दिया। सीरीज का मतलब क्या है बच्चे, वॉट एवर करंट विल फ्लो इन द बल्ब वही सेम करंट एमीटर में आएगा, तो दे आर इन सीरीज, एंड टू एंड। और बच्चे वोल्ट मीटर आपको कैसे लगाना है, इसके पैरेलल, ऐसे, जस्ट मिनट। वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे बल्ब के, ऑलराइट। वोल्ट मीटर विल बी केप्ट पैरेलल। यहां अगर आप देखोगे दोनों के टर्मिनल्स कॉमन है, सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां से आप क्या करोगे, लेट्स पिक अप अ स्विच, ये आपका स्विच है, ऑलराइट। फिर हमने बैटरी लगा दी, ओके, दिस इज दी सर्किट। अब अच्छा जरा ध्यान से देखिए, अभी तो सर्किट ऑफ है, द सर्किट इज ऑफ, क्योंकि हमने स्विच को ऑफ पोजीशन में रखा है। लेट्स से हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब अच्छा व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे आएगा, फ्रॉम हेयर, हेयर, इधर। तो बच्चे ये जो वोल्ट एमीटर है, एमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये टर्मिनल्स का ध्यान रखना है आपने। करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग आपके एमीटर के टर्मिनल्स बनेंगे और वोल्ट मीटर के। बच्चे जहां से करंट आ रहा है उस साइड आप पॉजिटिव टर्मिनल रखोगे वोल्ट मीटर और एमीटर का। अगर बच्चे मैं यहां नेगेटिव कर दूं और ये पॉजिटिव, तो बच्चे दिस विल बी रॉन्ग।
सिमिलरली हियर अगर मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर दूं तो दिस विल बी रॉन्ग। आपने टर्मिनल्स गलत कर दिए, तो टर्मिनल्स का ध्यान रखना है। करंट अंदर आ रहा है इधर से प्लस, इधर से बाहर जा रहा है माइनस। सेम वोल्ट मीटर, करंट का फ्लो इस साइड से है प्लस माइनस। तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर के टर्मिनल्स बड़े ध्यान से देखने। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are drawing the circuit diagrams you should notice the terminals. कई बार क्या होता है बच्चे, you are given questions based on circuit diagram जहां टर्मिनल्स गलत दिए होते हैं and you are asked to redraw correctly. आपको बोला जाएगा कि इनको रीड्रॉ करो करेक्टली, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, तो ये बच्चे एक बेसिक सर्किट डायग्राम है जो हमने ड्रॉ किया, सो दैट यू हैव एन आइडिया हाउ वी हैव टू कनेक्ट एमीटर और वोल्ट मीटर। इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स बन सकते हैं जहां कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बच्चे वो हम आगे करेंगे एज वी विल बी एनी निमोनिक टू रिमेंबर हाउ। बच्चे मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया हुआ है, एएस वीपी, एमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, एएस वीपी। इसके लिए क्योंकि बच्चे ये तो बहुत इजी है, इसके लिए तो हमें कोई खास आई डोंट नो निमोनिक हो सकता है, पर मैंने तो एएस और वीपी याद किया हुआ है। क्योंकि ये तो बच्चे अगर हम एक ही याद कर लें, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट रिमेंबर एमीटर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर उसका ऑपोजिट होगा। So voltmeter will come in parallel, ammeter will come in series, or you can just remember in this way ASVP, ASVP। तो आपको भूलेगा नहीं, AS is ammeter, ammeter in series, VP is voltmeter in parallel। ठीक है, इस दस ये वाला सर्किट डायग्राम सबको क्लियर है? बिल्कुल बेसिक है, ये सबको आता होगा शायद, अभी तक तो आपने क्लास में कर ही लिया है, बट वी जस्ट हैड टू टेक इट अप। ऑलराइट, जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे तो और भी सर्किट डायग्राम्स बनेंगे, सो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वंस दैट यू ओके। यस जानवी, आई हैव यूज्ड दैट सिमुलेशंस, यस आई गॉट इट। वहां हम अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं, आई हैव सीन दैट सिमुलेशन। चलो ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब बच्चे जो नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो बच्चे व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी क्विकली पिकिंग अप द सर्किट डायग्राम व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम मैं यूज कर लूंगा इधर से ही, और इसको हम यूज करके क्या करेंगे, विल जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड हाउ ओम्स लॉ इज डिराइव्ड। ओके चलो, so this is the circuit diagram which is given in the NCERT book for the Ohm's law. Okay, so bache we'll just quickly understand first how this circuit is arranged. As you can clearly see, यहाँ बचे आपको बैटरीज दिखाई नहीं है, 1 2 3 4 5 6, about 4 batteries are connected, sorry 4 cells are connected to form a battery. Each cell has same voltage, ये मानेंगे कि हर एक सेल का सेम वोल्टेज ही है। देन व्हाट यू कैन सी इज वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां एक कंडक्टर लगाया है हमने XY, कंडक्टर XY ऑफ सेम लेंथ। देन यू हैव एमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल एंड अ की। अब अच्छा, व्हाट वी विल बी डूइंग इज इन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर रहे हैं। सो वी हैव टेकन अ लेंथ ऑफ वायर XY and we will be varying the voltage. हम बच्चे वोल्टेज को चेंज करेंगे, and as we will be changing the voltage we will be observing the value of current in ammeter. जैसे जैसे बच्चे हम धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, we start from the lowest value and then we keep on increasing the value. तो हम क्या करेंगे, for each value of voltage we will observe the current flowing in the circuit. बाद में हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को यूज करके स्लोप निकालेंगे। ठीक है, बट बच्चे देयर इज वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर डूइंग ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, जब भी हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं,
we need to remember that we first have to start from lowest values. छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे. सेकेंडली, यू विल नॉट कीप द सर्किट इन क्लोज्ड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप करंट को ऑन करोगे यानी सर्किट कंप्लीट करोगे, ऑब्जर्व द करंट एंड स्विच ऑफ. ये नहीं कि काफी लंबे टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से. सो व्हाट आर दी टू प्रिकॉशंस? यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर वैल्यूज. धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ा के वैल्यू को नोट करेंगे कि करंट कैसे वेरी कर रहा है. सेकेंडली, यू विल नॉट कीप दी सर्किट इन क्लोज्ड पोजीशन, मतलब उसको ऑन पोजीशन में आप लंबे समय तक नहीं रखोगे. ये दो प्रिकॉशंस हैं बच्चे जो हमें ध्यान से यूज करनी है. अगर आप इनमें से एक भी प्रिकॉशन को गड़बड़ कर दो, मेनली दी सेकेंड वन, जहां आप करंट को काफी देर तक सर्किट में फ्लो होने दे रहे हो, तो बच्चे आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उससे आप गलत कंक्लूजन निकालोगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाएंगी. तो करंट को हमें बहुत थोड़े समय के लिए ही ऑन रखना है. वी हैव टू कीप द करंट स्विच्ड ऑन फॉर वेरी स्मॉल टाइम. दीज आर दी टू प्रिकॉशंस. तो बच्चे व्हाट वी विल बी डूइंग, ये हमारा ओम्स लॉ का सेटअप है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मेक अ टेबल V I, एंड जो थर्ड वैल्यू होगी V over I, you will divide V by I. So let's say we start from 1 volt. 1 volt से हमने स्टार्ट किया तो करंट आया हमारा 2 एम्पियर. आई एम जस्ट राइटिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पता है तो मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख रहा हूं. ऑलराइट, सो लेट्स से वोल्टेज था 1V, करंट आया 2 एम्पियर, आपने नोट कर लिया, स्विच ऑफ. फिर हमने वोल्टेज बढ़ाया 2V, तो अब करंट कितना हो जाएगा? अगर आपको ओम्स लॉ आता है, मेरे को तो मैं ये मानता हूं कि आपको ओम्स लॉ आता होगा. ओके, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप में से कितने बच्चों के प्री बोर्ड भी हो चुके हैं? ऑल राइट, 4 एम्पियर. ओके, 4 एम्पियर. लेट्स से नाउ द वोल्टेज हैज बीन इंक्रीज टू 3V, तो अब करंट की वैल्यू क्या आएगी? 6 एम्पियर्स. ऑल राइट बच्चे, कैन यू टेल मी व्हाई आर यू, हाउ आर यू एबल टू गिव मी दिस वैल्यूज? ये वैल्यूज आप मुझे कैसे दे रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? इज V by I ऑलवेज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर. ओके, ये जो बच्चे हम V by I की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. फॉर अ गिवन कंडक्टर दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. ओके, वेरी गुड. तो आपको आता है ये ऑलरेडी. सो इट विल बी 1/2, that's equal to 0.5. 2/4, it is also equal to 0.5. 3/6, this is also equal to 0.5. तो बच्चे, as you can clearly see, आप वैल्यूज को पुट करते जाओ, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. एंड बच्चे, दिस इज हाउ ओम्स लॉ इज प्रूव्ड. हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया XY, वोल्टेज को उसमें धीरे धीरे हमने बढ़ाया, तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यूज ली, ऑब्जर्व की. देन वी डिवाइडेड वोल्टेज बाय I एंड यू गॉट V by I विच इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू. अब अच्छा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ओके, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दिस गिव्स अस अ वैल्यू विच इज नोन एज रेजिस्टेंस. ओके, सो आई एम फर्स्ट गोइंग टू राइट दी, बच्चे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल बी राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. सबसे पहले मैं ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद हम इसको आगे लेंगे. बच्चे, V by I इज अ कांस्टेंट वैल्यू. अभी अगर आप ये लिख रहे हो कि जी स्लोप, एक्चुअली ये जो वैल्यू मैंने स्लोप लिखी है, स्लोप, तो अगर यूनिट ना भी डालो तब भी ठीक है. मैंने अभी R तो लिखा ही नहीं है, R तो मैंने लिखा ही नहीं अभी. तो अगर मैं 0.5 भी लिख रहा हूं, दैट्स ऑल राइट. आई एम जस्ट राइटिंग द स्लोप. ओके, सो बच्चे, ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? the potential difference V, the potential difference V applied across the conductor
the potential difference V applied across the conductor the potential difference V applied across the conductor is directly proportional to current I. The potential difference V applied across the conductor is directly proportional to current I, provided physical conditions remain same. बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिजिकल कंडीशंस? हम यहाँ कौन सी फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं? Which physical conditions should remain constant? Which physical conditions? Temperature. Okay, temperature is one of the factors. बच्चे, what about dimensions? क्या कंडक्टर का डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं? वायर की लेंथ चेंज कर दो, रेडियस चेंज कर दो, it should remain the same. Dimension should be constant, temperature should be constant. Okay, temperature. अच्छा, दिस इज द रीजन आई वाज सेइंग कि एक प्रिकॉशन हम क्या लेते हैं, करंट को ज्यादा देर तक स्विच ऑन नहीं रखते, क्योंकि बच्चे अगर करंट को ज्यादा देर तक स्विच ऑन रखेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हीट विल बी जनरेटेड, एंड वंस हीट इज जनरेटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? टेम्परेचर विल नॉट बी कांस्टेंट. तो उस केस में ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो सकता. टेम्परेचर, डायमेंशंस, ठीक है, ये कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जो आपको कांस्टेंट रखनी है. अब अच्छा, हाउ डू वी राइट दिस? इसको कैसे लिखेंगे? V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओके, और V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंड बच्चे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट वी हैव डन अबव. यहां देखो, एक्सपेरिमेंटली हमने यही वेरीफाई किया है. V by I is equal to constant. And what is Ohm's law saying? Potential difference V applied across the conductor is directly proportional to current I, provided physical conditions remain constant. और कौन सी physical conditions हैं यहाँ? Temperature, dimension of the conductor, they remain constant. So if I work this out, V is proportional to I और V by I is equal to constant. अब अच्छा, ये जो constant आया है, इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं? This constant is equal to R. All right. And if you rearrange, V is equal to IR. तो बच्चे, this is the Ohm's law. Ohm's law के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है. V is equal to IR. And what is R? R को हम क्या बोल रहे हैं? R here is defined as resistance. R को हम यहां कौन सी वैल्यू से डिनोट कर रहे हैं? Which is the constant value V by I. It is equal to R. ठीक है, and this is known as resistance. अब अच्छे, यहां अगर हम V by I की वैल्यूज को प्लॉट करें, तो this is something that you need to understand. If you take value of V by I, okay, on a graph, so V versus I अगर हम करें, V I, तो बच्चे आपको यहां कैसा ग्राफ मिलेगा? व्हाट वुड बी द शेप? ऐसे मिलेगा ग्राफ. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ. तो बच्चे अगर आप इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ V I ग्राफ,
बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टर्म स्लोप? स्लोप सबको पता है, स्लोप सबको पता है। ग्राफ में हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो डिफरेंस होता है उससे स्लोप निकलती है। ऑलराइट, वाई एक्सिस का डिफरेंस ओवर एक्स एक्सिस, तो दैट विल गिव अ स्लोप। सो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, बच्चे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विल गिव यू रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, इट विल गिव यू रेजिस्टेंस। बच्चे इसका क्या मतलब है, ये जो हमने ऊपर वैल्यूज लिखी हैं, लेट से ओके, let's say you have value of 1 volt, 2 volts, 3 volt, 4 volt, ओके। अब बच्चे करंट की वैल्यू है कितनी हमारी आई थी, 2468, ओके, 2 4 6 8, okay, this is in value of current in amperes। तो बच्चे अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो what you will get a straight line through the origin like this, okay। क्यों? अगर आप वोल्टेज के डिफरेंस को करंट के डिफरेंस के ऊपर प्लॉट करते हो तो दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट एंड दैट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अब बच्चे देखो इस पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट्स से यू हैव अ वी आई ग्राफ, ऐसे आपके पास वी आई ग्राफ है, वी आई, एंड यू आर आस्क्ड टू कंपेयर, लेट्स से ऐसे ऐसे आपको ग्राफ बना के दे दिया है। लेट्स से दिस इज मटेरियल ए, दिस इज लेट्स से दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, एंड बच्चे इट इज आस्क्ड इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ यू कंपेयर रेजिस्टेंस ऑफ ए टू बी, विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, ऑलराइट, पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। ए की वैल्यू ज्यादा है कि बी की वैल्यू ज्यादा है रेजिस्टेंस, बताइए, व्हाट डू यू थिंक। ए की, राइट। बच्चे उसके पीछे रीजन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब बच्चे इसमें बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप ए का स्लोप निकालोगे बी के मुकाबले तो बच्चे ए का स्लोप ज्यादा है, एंगल से ही पता लग रहा है बच्चे आपको, देखो यहां वैल्यूज ज्यादा वेरी कर रही है, यहां कम है, तो यहां डिफरेंस कम है, यहां डिफरेंस ज्यादा आएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू जज। स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, तो बच्चे रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब बच्चे कई बार क्या किया जाता है, इस ग्राफ को रिवर्स कर दिया जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में वी आई ग्राफ दिया है, वी आई ग्राफ दिया है, वी ओवर आई। अगर हम बच्चे इसको उल्टा करें, आलोक वहीं जा रहे हैं हम, आई वी ग्राफ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, आई वी। अब बच्चे उल्टा हो गया, इट इज आई वर्सेस वी, पहले हमने v वर्सेस i बनाया था, अब i वर्सेस v हो गया। नाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी i वर्सेस v। अब बच्चे क्या होगा यहां, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, स्लोप ऑफ i v ग्राफ, इफ आई टेक स्लोप ऑफ vi ग्राफ, अगर आप बच्चे vi ग्राफ का स्लोप लेते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट आता है। पर बच्चे अगर मैं IV ग्राफ का स्लोप लूं तो क्या होगा, व्हाट विल यू गेट, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, व्हाट इट विल गिव यू,
इट विल गिव यू 1/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ IV ग्राफ, इट विल गिव यू 1/r वैल्यू। लाइन तो स्ट्रेट होगी बच्चे थ्रू ओरिजिन, पर बच्चे अगर आप I को V से डिवाइड करो, इफ यू डिवाइड I बाय V, I बाय V किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 1/r। इज दिस क्लियर? ध्यान से देखिए, इफ आई डिवाइड I बाय V, दैट विल बी इक्वल टू 1/r। समझ आ गई ये बात? तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, अगर वोल्टेज वर्सेस करंट है, यू विल गेट रेजिस्टेंस। ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट विल गिव यू रेजिस्टेंस। पर बच्चे अगर आप उल्टा करोगे, स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट वैल्यू ऑफ 1/r। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई सबको? ऑलराइट, ओके। अब अच्छा, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए। हमने बच्चे ऊपर A और B मटेरियल को कंपेयर किया था। अगर आप इन दोनों मटेरियल्स के लिए, अगर आप इन्हीं दो मटेरियल्स के लिए IV ग्राफ बनाओगे, तो अब क्या होगा? A यहां आ जाएगा, B यहां आ जाएगा। चेक करिए ध्यान से। VI ग्राफ में बच्चे A ऊपर था, B नीचे था, क्योंकि A का रेजिस्टेंस B से ज्यादा है। पर बच्चे जब आप IV ग्राफ बनाओगे, इट विल बी रिवर्स। IV ग्राफ में बच्चे ये रिवर्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की ज्यादा है उसका स्लोप कम हो जाएगा, बिकॉज स्लोप ऑफ IV ग्राफ विल गिव यू 1/r वैल्यू। इसको ध्यान से चेक करिए। सो यहां रेजिस्टेंस ऑफ A, यहां भी रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देखिए। बच्चे इफ यू आर कंपेयरिंग V वर्सेस I ग्राफ, तो A का स्लोप ज्यादा है, सो A विल बी मोर देन B। रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B, बिकॉज यहां स्लोप A का ज्यादा है। पर बच्चे अगर आप IV ग्राफ बनाओगे सेम मटेरियल्स के लिए, A नीचे आ गया, तो बच्चे अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ विल गिव यू 1/r। स्लोप ऑफ IV ग्राफ विल गिव यू 1/r। तो बच्चे अगर आप इसकी स्लोप की वैल्यू बढ़ा दोगे, जितनी स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी IV में, उतनी R की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। यस सिमरन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिमरन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। IV ग्राफ में जितना ऊपर स्लोप जाएगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे वैल्यू 1/r है। बट इफ यू टेक स्लोप ऑफ VI ग्राफ, हायर द स्लोप मोर इज द रेजिस्टेंस। तो बच्चे इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आलोक, टॉकिंग एब्सोल्युटली इन मैथमेटिक्स सेंस, स्लोप जो ग्राफ की निकलती है वो tan से निकलती है, और मेरे से अच्छी ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों को आती होगी। तो इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? आलोक प्लीज आंसर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे, तो अगर आप स्लोप IV ग्राफ से निकाल रहे हो, बच्चे देखो यहां बहुत एक सिंपल लॉजिक है। अगर मैं IV ग्राफ का स्लोप निकाल रहा हूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बच्चे यही वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखी है, इनको यहां लिख के देखो, 2, 4, 6, 8, और यहां क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, तो IV ग्राफ की वैल्यूज को देखो आप, 1/r इज इक्वल टू, IV करके देखो, 2/1,
ऐसे वैल्यू कंपेयर करके देखो। अगर बच्चे आपकी स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी ना। चेक दिस आउट। अगर आप स्लोप की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर आप स्लोप की वैल्यू बढ़ाओगे तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मान लो आईवी ग्राफ में अगर बच्चे आईवी ग्राफ में स्लोप की वैल्यू 1 की आ रही है 5, 1 की वैल्यू आ रही है 2, तो बच्चे 5 इज इक्वल टू 1/r ना, सो r विल बी इक्वल टू 1/5। तो हायर दी स्लोप वैल्यू लेसर विल बी रेजिस्टेंस। अगर 2 है तो r विल बी इक्वल टू 1/2। तो देख लो आप आईवी ग्राफ में बच्चे जिसकी स्लोप की वैल्यू कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वी आई तो बच्चे वही है ना, v बाय आई इज इक्वल टू आर, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। आईवी में आपको ध्यान रखना है, आई ओवर वी में आपको ध्यान रखना है, बिकॉज देन इट बिकम्स 1/r। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। क्या ये सबको समझ आ गया? हाउ डू वी कंपेयर स्लोप? एवरीबडी, वी आई ग्राफ इज इक्वल टू आर, आई वी इज 1/r। ठीक है, ऑल राइट, चलो। सो आई गेट अ थम्स अप, सो आई बिलीव आप में से सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ऑल राइट, चलो। आई एम नाउ गोइंग बैक टू रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अगर आप लिटरल मीनिंग ले लो, इट सिंपली मीन्स व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है बच्चे? ऑब्स्ट्रक्शन, किसी चीज को रोकना। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स और एनी अदर मटेरियल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है बच्चे? रेजिस्टेंस का मतलब है जब चार्ज फ्लो करे, when charges are flowing, they are colliding with each other, they are colliding with electrons, electrons are colliding with other atoms, उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, obstruction to flow of charge। बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, एंड हाउ डज इट अराइज? व्हेन चार्जेस फ्लो, व्हेन चार्जेस फ्लो, तो उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद each other or other atoms। okay, when charges flow तो क्या होता है? electrons collide with each other or other atoms। as a result what happens? फिर क्या होगा? जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं या दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? यू विल सी रेजिस्टेंस। ओके, और बच्चे रेजिस्टेंस को हम कैसे देखते हैं? इसका कोई इफेक्ट है जो हम देखते हैं कंडक्टर्स में? रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर? सोच के बताइए, व्हाट डज रेजिस्टेंस लीड टू? रेजिस्टेंस से क्या प्रोड्यूस होता है? एनीबॉडी सोच के बताओ। हीट। ऑल राइट, सो व्हेनेवर बच्चे चार्जेस आर फ्लोइंग और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दी कंडक्टर, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? टकराते हैं। एंड बच्चे व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर व्हाट हैपेंस? इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हीट, leads to production of heat, and due to production of this heat what happens? उसकी वजह से क्या होता है? सॉरी, when they collide with each other, वो कैसे हमें दिखता है? It is seen in the form of resistance, and उसका इफेक्ट हम क्या देख रहे हैं? It leads to production of heat। This leads to heating या production of heat।
अगर आप बच्चे कभी भी किसी अप्लायंस के अंदर देखो, whenever current is flowing in it, what happens? After some time it gets heated up. Reason, उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, there is collision between them. As a result, what happens? They are leading to production of heat. ठीक है, चलो. So बच्चे, now we are going to quickly define unit of resistance. Resistance का unit, okay? तो बच्चे इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट, व्हाट इज इट स्टैंडर्ड यूनिट? ओम. ऑलराइट, तो बच्चे इसका स्टैंडर्ड यूनिट है ओम, इन द ऑनर ऑफ साइमन ओम, जिन्होंने ओम्स एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ, तो SI यूनिट इज ओम. अब बच्चे यू हैव टू डिफाइन दिस आल्सो. डिफाइन 1 ओम. All right, how do we define 1 ohm? अब बच्चे again you will be using formula of Ohm's law. R is equal to V by I. V is equal to 1 volt and current is, let's say, equivalent to 1 ampere. All right, तो बच्चे once this is the case, voltage is 1 volt, current is 1 ampere, तो how will you define 1 ohm? 1 ohm को हम कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 ampere current, if 1 ampere current flows through a conductor on application of 1 volt, across it. If 1 ampere current flows through a conductor on application of 1 volt across it, then the resistance of a conductor, is equivalent to 1 ohm. ठीक है, अगर बचे आपने 1 वोल्ट करंट, सॉरी 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ आपके कंडक्टर के थ्रू, आपने कितनी वोल्टेज लगाई? 1 वोल्ट लगाई थी, तो रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर के कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 ओम. एंड बच्चे इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड कि अगर हम मेटल्स ले रहे हैं एंड यू कंपेयर देम विद नॉन मेटल्स, बच्चे सिमिलर डायमेंशंस होने चाहिए, सिमिलर डायमेंशन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर. तो बच्चे व्हाट डू यू थिंक, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मेटल या नॉन मेटल? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. यू हैव 2 मटेरियल्स, वन is a metal, other is a non-metal. They have similar dimensions, same length, same diameter, and temperature भी constant रखा है हमने. तो बच्चे इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मेटल या नॉन मेटल? व्हाट डू यू थिंक? मेटल्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, श्योर? बच्चे किसके थ्रू करंट इजीली पास होगा, मेटल या नॉन मेटल? Which are better conductors, metal or non-metal? Actually बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किस तरीके से रिलेट होता है, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हिसाब से भी सोचना है, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हिसाब से भी सोचना है. You are saying metals,
The one with more free electrons. Okay, Alok is saying the one with more free electrons, that is metals, will have more resistance. And why not non-metals? अगर आपको नॉन मेटल में बच्चे सेम डायमेंशन का नॉन मेटल है, आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बढ़ा दो. नॉन मेटल की बच्चे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो मेटल के मुकाबले बहुत ज्यादा है. तो बच्चे अगर लेंथ और एरिया हमने सेम रख दिया तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एक्चुअली हम इसको कैसे रिलेट करके देखते हैं. R इज इक्वल टू रो L बाय ए. L बाय ए इज कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया. तो बच्चे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? नॉन मेटल की. तो दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ विद सेम डायमेंशन किसकी ज्यादा होगी? यस, यू हैव टू थिंक इन दैट वे. अगर आप लेंथ बाय एरिया कांस्टेंट कर दोगे, डायमेंशन तो सेम कर दिया, तो रो की वैल्यू किसकी ज्यादा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये बच्चे एक्चुअली क्वेश्चन जो है हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करके पूछते हैं, पर हम रेजिस्टेंस के साथ भी पूछ सकते हैं. सिमिलर डायमेंशन रख दिए मैंने, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? नॉन मेटल की. डायमेंशंस आर सेम, अगर डायमेंशन सेम है. ऑलराइट, तो आप बच्चे इसको रिलेट करके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं. And another thing that we need to remember, resistance is not a constant value. अगर आप सेम मटेरियल के डायमेंशंस चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी. इट विल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस एंड टेम्परेचर. ऑलराइट, चलो ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे आज हम क्या करेंगे? विल स्टॉप हियर टुडे. नेक्स्ट जो हमें बच्चे क्लास में पिक करना है, विल बी पिकिंग अप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एंड वील गो फर्दर. आज बच्चे हम यहीं क्लोज करेंगे अपना सेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी पिकिंग अप फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे. ऑलराइट बच्चे, चलो, I'll be ending this session here. See you all in the next class.